नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आ रही है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले एक नए अंदाज के अंदर देखे जा रहे हैं, जिसमें अक्रॉस द स्ट्रिप फलस्तीनी रेजिस्टेंस इजरायली फौज की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके ऊपर हमलावर हो गई है। यानी अब हम किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरी गजा पट्टी की बात कर रहे हैं, जिसमें इजरायली फौज की डिप्लॉयमेंट के ऊपर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऑफेंसिव अटैक्स जो वो कर दिए हैं और कई इलाकों से रिपोर्ट सामने आ रही है और इजरायली फौज की जो कैजुअलिटीज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। और इस तरह के भी वाकयात हो रहे हैं कि जिसमें इजरायली फौज ने एक रॉकेट फायर किया, वो मिस फायर होकर उनके अपने यूनिट के ऊपर जाकर गिरा, उसमें भी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। और इजरायली जो नेवी है वो इस वक्त नेवल एक्सरसाइजेस कर रही है फ्रीडम फ्लोटिला को कब्जे में लेने के लिए। अब आप जरा अंदाजा करिए इनकी बदमाशी। वो एक जहाज आ रहा है जिसके ऊपर मेडिसिन है और खाना है और 12 लोग उसके ऊपर सवार है और ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसको जो है वो अटैक करने के लिए। अच्छा, इजिप्ट का जो बॉर्डर है यानी जो रफा का बॉर्डर है, वहां पर एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। जो ग्लोबल एक्टिविस्ट हैं वो बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी रफा के ऊपर करने की इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अपनी नौयत का पहला प्रोटेस्ट होगा। इसके अलावा इजरायली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट जारी की है कि हमास की क्या कैपेबिलिटीज हैं और इजराइल के क्या प्लान्स हैं, वो कब तक उसके प्लान्स हैं कि वो हमास को शिकस्त दे सकता है। यानी इजरायली व्यू पॉइंट उन्होंने रखा है। इजरायली आर्मी की क्या प्लानिंग है, एक टाइम फ्रेम पहली बार दिया गया है कि इस दिन तक इजराइल ये कन्वे कर रहा है अपने इत्तेहादियों को कि इस दिन तक हम हमास को हरा देंगे। तो वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान नाज़रीन, अमेरिका जो है वो एक बड़े क्योस के अंदर चला गया है, छोटे मोटे नहीं बड़े क्योस के अंदर चला गया है और बड़े रेयर वहां पर ये वाकयात पेश आ रहे हैं कि फौज डिप्लॉय होना शुरू हो गई है। किसी भी मुल्क के अंदर जब भी फौज डिप्लॉय होती है तो वो आप देख लें कि वो कितना बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। और अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर उनकी सिक्योरिटी लेयर दर लेयर है, उसमें फौज को आकर डिप्लॉय करना तो ये बड़ी अहम बात है। नेशनल जो गार्ड्स हैं वो मिलिट्री फोर्स ही होती है उनकी फेडरल मिशन के लिए। और एक तरफ ये क्योस है, दूसरा क्योस है कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में लड़ रही है। फटा पड़ गया है गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया और ट्रंप के दरमियान और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान। अब ये लॉस एंजलिस जो है वो कैलिफोर्निया का सिटी है, तो हर स्टेट में अगर नेशनल गार्ड को डिप्लॉय करना है तो उस गवर्नर से इजाजत ली जाती है। तो यहां पर ट्रंप ने गवर्नर से नहीं पूछा और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वहां पर डिप्लॉय कर दिया, जो इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर से पूछा जाता है, तो गवर्नर को बायपास करते हुए ट्रंप ने जनाब वहां पर नेशनल गार्ड जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ट्रंप गवर्नर को और डेमोक्रेट्स को बुरा भला कह रहा है और गवर्नर कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये इमिग्रेंट्स आए हैं और तुम मुल्क दुश्मन और तुम निकम्मे हो, ना अहल हो और तुम रोक नहीं रहे। और उधर से गवर्नर जो है वो ट्रंप को कह रहा है, अब देखें गवर्नर अमेरिकी सदर को कह रहा है कि तुम जो हो वो ज्यादा क्राइसिस पैदा कर रहे हो, ये तुम्हारी वजह से क्यों जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इलोन मस्क के साथ फटा अभी मौजूद है। अब इधर गवर्नर वर्सेस अमेरिकी सदर और साथ डेमोक्रेट्स एज अ होल वो भी ट्रंप के खिलाफ मैदान में है कि ये बंदा जो है वो अमेरिका के अंदर क्राइसिस को बढ़ा रहा है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम तो फियरलेस हैं, हम तो मुजाहरे जारी रखेंगे बावजूद इसके कि फौज आ रही है। और जो मागा वाले हैं यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, वो एक अजीब सी सूरत हाल में इस वक्त वो चले गए और अजीब सी कैंपेन हो रही है और वो कह रहे हैं कि अब कंट्री को आजाद करवाने का वक्त आ गया है और पूरी ताकत इस्तेमाल करो और इन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करो। मतलब एक राइट विंग और वो सारा उनका एक माहौल बना हुआ है। मागा वाले कह रहे हैं कि बस इनको निकालो यहां से। मतलब ये कोई आसान काम तो नहीं होता। और वहां पर जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो बड़ी लो वेजेस के ऊपर काम करते हैं और एक इंडस्ट्री है जो उस तरह से चल रही है, मतलब थोड़े पैसों के ऊपर वो काम करते हैं। और फिर देखिए कि अमेरिका ने दुनिया में जंगें छेड़ी हैं जहां पर या इकोनॉमीज कोलैप्स हुई हैं ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रिजीम अगेन एंड अगेन। और फिर आप देखिए जैसे वेनेजुएला है, अब वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस है और सैंक्शन अ फॉर्म ऑफ वॉर होती है जिसमें उन लोगों को आप हर्ट करते हैं एक रिजीम को कोलैप्स करने के लिए। तो इस तरह के ममालिक से भी लोग गए हुए हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स गए हैं। तो फिर मिडिल ईस्ट से हैं, बाकी दुनिया से हैं, अफ्रीका से हैं, अफ्रीका में जंगे जंगे। तो वो अब एक ऐसा वहां पर मसला बन गया है कि अमेरिका के सिस्टम की ये सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है और ये बहुत बड़ी तब्दीली अमेरिका के अंदर लेकर आ सकती है। यानी ट्रंप जो है वो पूरी तरह से अमेरिकी सिस्टम को शेप करना चाहता है। वो यूनिवर्सिटीज को भी रीशेप कर रहा है अपनी तरफ से, तो वो कर रहा है कि यहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, यहां पर अमेरिकन ही पढ़ेंगे और बाकी इंडस्ट्रीज में फॉरेन को जॉब नहीं मिलेगी, ये अमेरिकन ही होंगे। तो वो पूरे सिस्टम के साथ उसने लड़ाई मोल ले ली और ये बहुत बड़ी जंग है। यानी अगर ट्रंप कामयाब हुआ तो एक बिल्कुल नया अमेरिका आपको नजर आएगा। लेकिन ये जंग जो है ना बड़ी डैमेजिंग अमेरिका के लिए साबित होने वाली है और बहुत रेयर चांसेस है कि ट्रंप इसमें कामयाब होगा। ऐसी जंगें कामयाब होती नहीं है जो आप अपने ही अंदर जो है वो छेड़ लेते हैं। तो अब बात यह है कि वहां पर आ गई है फौज। अब सारी दुनिया की नजरें इस वक्त लॉस एंजलिस पर लगी हुई हैं, द हॉलीवुड सिटी। वहां पर आ गई है फौज। अब फौज के पास तो वो आंसू गैस वाली गन्स नहीं होती हैं, उनके पास असॉल्ट राइफल्स होती हैं, तो वो वही इस्तेमाल करेंगे। अब ये कितनी खतरनाक बात है, अगर वहां पर गोलियां चलती हैं तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे। इसलिए वो गवर्नर भी मुखालफत कर रहा है, डेमोक्रेट्स भी मुखालफत कर रहे हैं। तो एक अजीब सा माहौल जो इस वक्त अमेरिका के अंदर बना हुआ है। हो सकता है
यहां से सूरत हाल रिवर्स हो जाए, कूल डाउन हो जाए, लेकिन अगर इससे सूरत हाल आगे गई तो फिर क्या होगा? अच्छा, उधर नाज़रीन यूक्रेन में क्या हो रहा है? एक तो मिडिल ईस्ट की जंग भी बहुत तेज हो गई, ठीक है ना, वहां पर बहुत शिद्दत आ गई, क्योंकि इजराइल जो है ना जिद, अना और हठधर्मी में जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। फिर गजा में उसने एक्सपेंशन की है, और ईद के तीसरे रोज गजा की जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी कल के रोज, कल वहां पर तीसरा रोज था ईद का, 108 फलस्तीनियों को उसने शहीद कर दिया, ठीक है। और फिर लेबनान में भी बमबारी और शाम के अंदर भी, तो एक मिडिल ईस्ट के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, तो मिडिल ईस्ट में भी एक तेजी आई है, और यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब नाज़रीन वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि रशियन जो फौज है वो बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, यानी जो यूक्रेनी फौज है, अब संडे के बाद ये तेजी आई, जो पिछले संडे को इन्होंने अटैक किया उसके बाद ये तेजी आई है। यूक्रेनी फौज, जमीनी फौज तो ऑलरेडी कोलैप्स कर ही रही थी, लेकिन अब रशिया बड़ी ताकत के साथ हमलावर हुआ है, तो यूक्रेनी फौज और तेजी के साथ कोलैप्स करना और रिट्रीट करना शुरू हो गई है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि जब से जंग शुरू हुई है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रशिया सेंट्रल यूक्रेन पहुंच गया है। ये इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट यूक्रेन जंग में हुई है, रशियन फोर्सेस सेंट्रल यूक्रेन पहुंच गई हैं और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, आगे फौज कोलैप्स हो रही है, और उधर ऊपर जो समई रीजन है वहां से फौज आ रही है रशियन, नीचे से ये दूसरे एरिया से, और वहां पर एक दनाइपा रिवर है, आगे चलकर हम मैप भी डिस्कस करेंगे। दनाइपा जो रिवर है ना, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दनाइपा रिवर के ऊपर ही कीव शहर वाकया है, कैपिटल वाकया है, तो इसके स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो दनाइपा रिवर के साथ साथ रशियन फौज है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और उधर नेटो बैठा सोच रहा है कि अब करना क्या है, यानी नेटो ने रशिया के अंदर अटैक किया, बॉम्बर्स को निशाना बनाया, वो भी रशिया को नहीं रोक सका इस तरह का हमला भी, बल्कि रशिया और आगे बढ़ा, और वो अपनी विजडम के साथ उसने अपने हमले इसी चीज के ऊपर मरकूज रखे कि हमने पहले यूक्रेन को कंट्रोल में लेना है, मगर ना दाएं बाएं अगर होते तो उनकी एनर्जीज इधर उधर भी वेस्ट हो सकती, तो उन्होंने इसी के ऊपर फोकस रखा। अब अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देते हैं तो ये भी वाज़ेह हो गया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल भी एस्केलेशन तो करेंगे, लेकिन रशिया को इस मकसद से नहीं रोक सकते, रशिया इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, तो फिर क्या वो जमीनी फौज भेजेंगे? देखिए यहां से आगे एस्केलेशन का मतलब तो आलमी जंग हो सकता है, तो क्या नेटो उसका रिस्क लेगा? कोई भी होशो हवास के अंदर तो ये रिस्क लेने वाला नहीं है। एक डीप स्टेट कोई फैसला कर दे, ठीक है ना, या एरोगेंस के साथ कोई फैसला हो जाए, होशो हवास में तो ये फैसला नहीं होने वाला कि वो रशिया के साथ एस्केलेशन मोल लेंगे। तो लेकिन अगर यूक्रेन सारा निकल गया तो नेटो का क्या मुस्तकबिल, और यूरोपियंस के ऊपर रशिया की बर्तरी, तो यूरोप ने अपने आप को सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन जंग के अंदर फंसा लिया, और जंग अमेरिका की थी शुरू उसने की, अब वो पतली गली से निकल लिया और कहा कि हमारा तो मामला ही नहीं और हमें मिनरल्स दो और हमने जो पैसे दिए हैं वापस करो। वो अमेरिका पतली गली से निकल गया और यूरोप जो है वो ड्रेन भी हो गया, इकोनॉमी को बहुत धचका पहुंचा है। फिर वो रेफ्यूजीज यूक्रेन से निकलकर इधर आ गए, यूक्रेन का इतना खूबसूरत तरीन और बड़ा जो जरखेज हिस्सा है और मिनरल से भरपूर वो रशिया के कंट्रोल में चला गया, और एक स्ट्रेटेजिक बर्तरी उनको हासिल हो गई, और जंग, एक बड़ी जंग का खतरा सर के ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स जंग जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका रूट कॉज ऐसा है कि वो यूरोप मानने को तैयार नहीं है, और रशिया इसके अलावा किसी चीज पर राजी नहीं होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने अपने आप को सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन जंग के अंदर फंसा लिया है, और अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, ठीक है ना। और रशिया की बर्तरी वो कबूल नहीं कर सकता, लेकिन कबूल ना करने से कौन सा रियलिटी बदल जाएगी, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी ये बड़ी तेजी आई है, वो भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज हम करते हैं यहां से जो हेडलाइंस आ रही हैं, पिछले हम 4 दिनों से देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक दिन खान यूनिस में अटैक किया, एक दिन जबालिया के अंदर ऑपरेशन किया, तो कलेक्टिवली उन्होंने पिछले 3-4 दिनों के अंदर डजन्स ऑफ इजरायली फौजी जो है वो जख्मी किए हैं और मारे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े ऑपरेशंस उन्होंने किए, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड स्केल की जो कैपेबिलिटीज हैं उसका उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो इन सबसे मुख्तलिफ है। उसमें यह बताया जा रहा है कि अक्रॉस द स्ट्रिप जो है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए, यानी अब सिर्फ कोई एक इलाका नहीं है, अब मल्टीपल एरियाज के अंदर सेम टाइम के पर क्लैशेस जारी। ये बड़ी तेजी आ गई है इस वक्त गजा के अंदर। उसकी वजह कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गजा से मुकम्मल इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही कि इजराइल वहां पर क्या कर रहा है, जो उन्होंने फौज दाखिल कर रखी है, क्या उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है, या वो जहां पर मौजूद थे, ऑलरेडी मौजूद थे, उनके ऊपर हमास हमलावर हुई है, या ये आगे बढ़ रहे हैं तो इस सूरत में क्लैशेस हो रहे हैं। ये तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तेजी बहुत यहां पर आ गई है। और शुजाया के अंदर भी अभी एक बड़ा वाकया हुआ है जिसमें इजरायली फौज की हलाकतें हुई हैं, तो तादाद उनकी कैजुअलिटीज की बढ़ गई है, और ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो रहे हैं। अल कसाम एंड कुदस लॉन्च कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स अक्रॉस द गाजा। अब एक एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी गजा पट्टी की बात कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस एस्केलेटेड अटैक्स अक्रॉस द गाजा, किलिंग इजरायली सोल्जर्स इन एम्बुशेस। घात के अंदर इजरायली फौजियों को मारा जा रहा है, एंड क्लोज क्वार्टर्स कम्बैट, और बिल्कुल आमने सामने इस वक्त लड़ाई जा रही है। आप जरा अंदाजा करें कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, उनको पता है कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं, एक ब्रूटल तरीन फोर्स के साथ, और कितनी जाने जा चुकी हैं, तो वो, और फिर वो देख रहे हैं कि पूरी इस्लामी दुनिया वो क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, एक खौफ है या जो भी है, तो वो उस ब्रूटल फोर्स की आंख में आंख डालकर वहां पर लड़ रहे हैं। कम्बैट एज फियरस क्लैशेस कंटिन्यू इन खान यूनिस एंड जबालिया, शदीद तरीन लड़ाई। और इजरायली मीडिया बता रहा है इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट इन शुजाया नेबरहुड इन ईस्टर्न गाजा। फिर इजरायली मीडिया बता रहा है एम्बुश इन विच सोल्जर्स फेल इन द शुजाया नेबरहुड, इजरायली फौजी वहां पर मारे गए। और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंड्स एट शरिया ज़दीक हॉस्पिटल इन यरूशलेम, हॉस्पिटल्स लैंड करते हुए देखे जा रहे हैं। और फिर जो इजरायली फौज है उसमें चूंकि ये नए जो जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है उनको भी भेजा जा रहा है, तो बहुत सारे वाकयात वहां पर हो रहे हैं, जैसा कि इन्होंने एक रॉकेट फायर किया जो इनके अपने यूनिट के ऊपर आकर गिरा और उसमें इनकी हलाकतें हुई हैं। रॉकेट फायर्ड बाय द सोल्जर्स इन द गाजा स्ट्रिप चेंज्ड कोर्स नियरली हिटिंग देम
एंड कॉजिंग कैटास्ट्रॉफी। वो रॉकेट आकर उन्हीं को टकरा गया और वहां पर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। और ये अब 2-3 लाइन सुनिए कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है इंटेंसिफाइड इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत इंटेंसिफाई कर दिए हैं और सीरीज ऑफ टारगेट्स जो है वो हिट किए जा रहे हैं इन बोथ साउथ और नॉर्थ दोनों इलाकों के अंदर। फिर इस कन्फ्रंटेशन कंटिन्यू है और अभी एक मिलिट्री बुलडोजर्स को भी निशाना बनाया गया है और ब्रॉडर कैंपेन टू डिसरप्ट इजरायली मिलिट्री मैनूवर इन द एरिया। ब्रॉडर कैंपेन यानी कैंपेन से मुराद के अटैक्स उन्होंने जो है वो शुरू किए हुए हैं ताकि इजराइल की जो पेशरफ्त है उसको नाकाम किया जा सके। फिर जो फ्यूनरल्स इजराइल के अंदर हो रहे हैं, जो इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं, वहां पर वो गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको नहीं आने दे रहे और वहां पर जो वो वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं कि फ्यूनरल्स के ऊपर मतलब एक सेटलर जो हैं वो बहुत ऐसी सूरत हाल है कि प्रेशर बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे इजिप्ट का मीडिया देखिए, इजराइलीज क्राई एंड कोलैप्स एट द फ्यूनरल ऑफ इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन बैटल एंड कन्फ्रंटेशन विद रेजिस्टेंस इन गाजा। क्राई एंड कोलैप्स, तो वीडियोस भी सामने आ रही हैं, उससे भी प्रेशर जो है डेफिनेटली बढ़ रहा है कि भाई 20 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, वहां पर जंगबंदी की तहरीक तो चल रही है और उसमें इजरायली फौजियों का मरना। इधर आप इनके काम देखें कि जो फ्रीडम फ्लोटिला है उसको अटैक करने के लिए जो भी इन्होंने करना है उसके लिए नेवल एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। इजरायली नेवी कंडक्टेड अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट इन अशदोद ऑन हाउ टू सीज द मेडलिन शिप। अच्छा, ये ना दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता कि इनको ये खौफ है कि पता नहीं मेडिसिन और खाना अंदर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाए। ये दुनिया की सोफिस्टिकेटेड तरीन आर्मी है जिसके पास बड़ी सलाहियतें हैं, जिसके पास बड़ी ताकत है, जिसके पास बड़ा असलहा है, टेक्नोलॉजी है, उसको वो किस चीज से डर रही है? खाने से डर रही है, मेडिसिन से डर रही है। क्या रशियन फोर्सेस या खुद अमेरिकन फोर्सेस या ब्रिटिश फोर्सेस या टर्की की फोर्सेस या फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है ना, दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। तो इजराइल भी अपने आप को उन्हीं में कंसीडर करता है। तो दुनिया की कोई आर्मी ऐसा कर सकती है? मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान और वियतनाम और इन तमाम जंगों के अंदर भी ये नहीं हुआ जो हम यहां पर देख रहे हैं। तो बहरहाल ये जो जहाज आ रहा है उसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं और ये अटैक करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा जाती तौर पर राय यह है कि ये अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि फिर उसके बाद क्या होने वाला है कि हाई प्रोफाइल लोग हैं, दुनिया का मीडिया है, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं होगी। जो एड वर्कर्स गजा के अंदर हैं वो तो ये इल्जाम डाल देते हैं ना हमास के ऊपर, यहां पर किसके ऊपर इल्जाम डालेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जहाज को कब्जे में लेंगे और जो सवार हैं उनको अरेस्ट करेंगे और उनको फिर जेल में भी डाल सकते हैं या उनको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी ये करेंगे, लेकिन ये अटैक करने से अवॉइड करेंगे बल्कि उनको अरेस्ट कर लें। तो बात यह कि गजा तक उनको नहीं पहुंचने देंगे और ये जुल्म की इंतहा और ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है और इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है और रशियन मीडिया ने इसको छापा है और इजरायली मीडिया को कोट कर रहा है रशियन मीडिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें ये डिस्कस किया गया कि कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इजराइल के मकसद क्या है। द इजरायली आर्मी अनाउंस द एंड ऑफ द डेट ऑफ ऑपरेशन गैडियन वैगन्स इन गाजा। ये जो अभी ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया ट्रम्प के बाद, ये किस दिन खत्म होगा? बड़ी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इनके मुताबिक ये क्या सोच रहे हैं? इजरायली आर्मी हैज बीन वेजिंग इन द गाजा स्ट्रिप अबाउट अ मंथ, एक महीना हो चुका है। द मीडिया रिपोर्टेड दैट हमास विल नॉट इमर्ज फ्रॉम द ऑपरेशन विद फीलिंग ऑफ विक्ट्री। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमास की सूरत इसमें उसको हम विक्टोरियस होकर नहीं उभरने देंगे कि ऑपरेशन भी खत्म हो जाए, हमास भी मौजूद हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इजरायली मीडिया, जिसको रशियन मीडिया कोट कर रहा है, नो वन शुड इमेजिन दैट हमास विल इमर्ज फ्रॉम दिस कैंपेन एज अ सर्वाइवर। हमास का मुकम्मल सफाया हम कर देंगे और इवन विद अ फेंट सेंस ऑफ विक्ट्री। 1% भी ये नहीं होगा कि अच्छा कुछ थोड़ी सी सेंस ऑफ विक्ट्री हो कि अच्छा इनको मतलब एक सेंस ऑफ विक्ट्री, वो भी नहीं। तो 1% भी चांसेस नहीं है कि हमास इसमें सर्वाइव करेंगे। हम इसका सफाया कर देंगे। और कब तक सफाया करेंगे? आर्मी हैज सेट मिड जुलाई एज द डेट फॉर इट्स कंप्लीशन। अब हम जून के अंदर हैं और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि वो मिड जुलाई तक हमास को मुकम्मल खत्म कर देंगे और मुकम्मल विक्ट्री, उनकी जो विक्ट्री है वो हासिल कर लेंगे। तो ये इत्तेहादियों को भी यही बात कन्वे कर रहे हैं कि बस हम तो बहुत करीब पहुंच गए, बस अभी तो हमास खत्म होने वाली है। तो क्या एक महीने के अंदर हमास को खत्म किया जा सकता है? तो ये इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। हमास इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है। और इजरायली मीडिया की दो और हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, उसमें हमास की जो कैपेबिलिटीज है वो डिस्कस की गई है कि हमास की क्या ताकत है। वायनेट जो उनका मीडिया है वो जरा देखिए, हमास इज नॉट इन अ गुड पोजीशन। हमास अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट लेकिन इट इज फार फ्रॉम कोलैप्सिंग। लेकिन ऐसे भी सूरत हाल नहीं है कि हमास कोई कोलैप्स होने जा रही है, यानी जैसे ये करेंगे एक महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी। एंड देयर आर नो साइंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और पैनिक। कोई उधर पैनिक नहीं है, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं है। इजरायली मीडिया कह रहा है अच्छी कंडीशन में, उससे क्या मुराद हुआ? जाहिर बात है जो 7 अक्टूबर को हमास की जो पावर थी वो आज तो नहीं होगी, डैमेज तो हुई होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमास एक लंबा अरसा लड़ने की सलाहियत रखती है। अब आप जरा हेडलाइंस देखिए, हमास इज बैटर्ड, स्कैटर्ड एंड आउटनंबर्ड, येट इजराइल इज स्टिल फार फ्रॉम विक्ट्री इन गाजा। हमास को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये किया वो किया, लेकिन बहुत दूर है इजराइल की डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन गाजा। यानी हमास लंबा अरसा अभी भी लड़ने की सलाहियत रखती है। यानी इजरायली मीडिया ना, उसकी तो रिपोर्ट प्रो होनी चाहिए, यानी बायस्ड होनी चाहिए टुवर्ड्स इजराइल, लेकिन वो बायस्ड होने के बावजूद ये कह रही है कि हमास तो मौजूद है और ताकत के साथ मौजूद है। इंसिडेंट्स वेयर आईईडीज एंड आईडीएफ सोल्जर्स हाइलाइटेड फाइटिंग इन गाजा, हमास स्टिल एक्सप्लॉइट्स द इजरायली वीकनेसेस। मीनवाइल नेतन्याहू इज बैटिंग ऑन कोलैप्स ऑफ ट्रम्प्स ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। नेतन्याहू किस चक्कर के अंदर है? नेतन्याहू किस चीज का इंतजार कर रहा है कि उधर ईरान अमेरिका के टॉक्स फेल हो। ईरान
ईरान जंग छेड़ी जाए और यहां पर उसको एक लंबा मौका मिल जाए और यहां से तवज्जो हट जाए। ये इस वक्त नेतन्याहू इस इंतजार के अंदर बैठा हुआ है। यानी इससे क्या चीज साबित हुई कि ईरान की जो जंग है इजराइल उसको कनेक्ट कर रहा है गजा के साथ, यानी उसकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि ईरान जंग होगी तो वो इसको कंटिन्यू रख सकेगा, कि प्रेशर सारा वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं, डेफिनेटली प्रेशर वहां पर चला जाएगा, दुनिया क्या मीडिया की तवज्जो वहां पर चली जाएगी। लेकिन वो जंग इजराइल के क्या कैलकुलेशन के मुताबिक नतीजे लेकर आएगी। टकर कार्लसन ने कहा कि वो वर्ल्ड वॉर छेड़ देगी और अमेरिका की शिकस्त होगी उसमें, तो उसकी तो कई एक डायमेंशन है कि ईरान जंग के बाद क्या होगा। लेकिन इधर नेतन्याहू आप देखें कि इस जालिम तरीन शख्स का काम आप देखिए कि ये इधर जेनोसाइड कर चुका है, कर रहा है, और अब एक नई जंग को जोड़ रहा है अपने मकासद के साथ। ये बड़ी खतरनाक बात है। 61% इजरायली जो है वो एंडिंग द वॉर, ये नया सर्वे सामने आया, 61% जब वो ये चाहते हैं। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसका मतलब जो 39% है वो अभी भी जंग के हक के अंदर है। ह्यूज नंबर्स, 39% अभी जंग के हक के अंदर है। तो ये वही इजरायली एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स हैं जिसकी हिमायत नेतन्याहू को हासिल है, और उसी से ये मुखातिब होता रहता है कि अगर हमने दाइश भी दाखिल कर दिया तो क्या हुआ। तो ह्यूज नंबर के 61% जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी ये ह्यूज नंबर है 39% जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी कह रहे हैं कि जंग जो है वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हैरिस क्या रिपोर्ट कर रहा है, इजराइल शुड एक्स्ट्राडाइट नेतन्याहू टू द आईसीसी फॉर गाजा वॉर क्राइम्स। देखिए अल्टीमेटली यही होना है, ये पूरे मुकर जाएंगे, वो कहेंगे कि नेतन्याहू तो हम में से है ही नहीं। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जर्मन मुकर गए कि नाजीज तो हम में से है ही नहीं, हिटलर तो हम में से है ही नहीं। हम अभी जर्मन चांसलर बैठे हुए थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि 6 जून डी डे था, तो उन्होंने कहा कि 6 जून को हमने नाजीज्म से आजादी हासिल की, ये हमारी आजादी का दिन है। ये 6 जून वो था जब वेस्टर्न फोर्सेस जर्मनी के ऊपर हमलावर हुई, और ये वो दिन था जिसमें जर्मनी को शिकस्त होती है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे डिसाइडिंग इवेंट अगर आप कहें तो 6 जून था, और जर्मन चांसलर बैठकर कह रहे हैं कि ये वो दिन था जिसमें हमने आजादी हासिल, जर्मनी ने हमला जर्मनी के ऊपर हुआ, तो किससे आजादी हासिल की, नाजीइज्म से। तो ये कमेंट होती है ना, वो बाद में फिर इस तरह के लोगों से इसी तरह से अपने आप को डिटैच कर लेती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ इजरायली पब्लिक सपोर्ट्स एंडिंग द वॉर, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता जब तक नेतन्याहू मौजूद है। तो नेतन्याहू के साथ क्या करना चाहिए, इसको उठाकर फेंकना चाहिए और आईसीसी के हवाले कर देना चाहिए। देयर इज नो चॉइस बट टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। कोई चांस नहीं है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि नेतन्याहू को फारिग किया जाए और इसको आईसीसी के हवाले किया जाए। इजिप्ट का जो बॉर्डर है वहां पर जो ग्लोबल एक्टिविस्ट हैं वो बड़े मुजाहरे की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपनी नौयत का वाहिद मुजाहरा होगा। हैरिस टू डू नथिंग इज अनथिंकेबल, 100 सेट टू ज्वाइन ग्लोबल मार्च टू गाजा एट रफा बॉर्डर। अब ये भी है कि क्या मिस्र इजाजत देगा, लेकिन मिस्र इजाजत नहीं देगा तो फिर क्या करेगा। तो इन गवर्नमेंट्स के ऊपर भी मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर बढ़ रहा है। मैक्रोन के ऊपर प्रेशर है, तो वो रिकॉग्निशन करने जा रहा है। मैक्रोन वॉक्स डिप्लोमेटिक टाइट रोप अहेड ऑफ हाई स्टेक्स 2 स्टेट समिट। तो ये प्रेशर अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है, इजरायली लॉबी से भी है। अच्छा, अब बात यह है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है ये अब तक के सबसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है। चलते 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 बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जब वो आ गया है, ये जो पिछला एक हफ्ता है ये यूक्रेन के ऊपर बड़ा गिरां गुजरा है। उन्होंने अटैक किया और वेस्ट ने कहा कि पता नहीं यूक्रेन ने क्या कर दिया। ये वही काम हुआ है जो इन्होंने जो ओब्लास्ट कर्स्क ओब्लास्ट के इलाके में ये दाखिल हुए थे, वेस्ट ने कहा क्या ज़ेलेंस्की तो आफ्टर सेंचुरीज एक ऐसा हमें वॉरियर मिला है कि जो रशिया में घुस गया है। बाद में क्या हुआ, सबसे बड़ा डिजास्टर इनका कर्स्क में हुआ है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनकी कैजुअलिटीज हुई। ठीक है, अभी इन्होंने यही किया, वहां पर अटैक किया और वेस्ट ने कहा ज़ेलेंस्की तुम क्या वॉरियर साबित हो रहे हो, तुम तो आफ्टर सेंचुरीज तुमने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका, जो रशिया के अंदर जाकर अटैक कर दिया। तो उसके बाद फिर वही, ठीक है ना, वही बहुत गिरां गुजरा है। एक हफ्ते में तो फिर शदीद धमाके हुए हैं, एयर अटैक्स हुए हैं और जमीनी जो रशियन फोर्सेज हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। अभी खबर यह है कि वो सेंट्रल यूक्रेन में पहुंच गई हैं पहली बार। रशिया अनाउंसेस द अराइवल ऑफ इट्स फोर्सेज इन दनाइपो पेट्रोवस सेंट्रल यूक्रेन। मैं मैप के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये एक नीचे से, यानी ये जो ब्लू एरोज हैं नीचे से, ये फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रही है ये सेंट्रल यूक्रेन है जहां पर ये पहुंचे हैं। और एक जो आपको रेड लकीर नजर आ रही है ये दनाइपा रिवर है जो आगे कीव से भी आगे होकर बेलारूस की तरफ जा रहा है। और ये दनाइपा रिवर जो है इसकी बहुत अहमियत है, स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और कीव भी इसी के ऊपर वाक़या है। और फिर ऊपर से आपको जो एरोज नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये वो समई रीजन है जहां से ऊपर से अब रशियन फोर्सेस बढ़ रही है। तो कीव की तरफ वो दो तरफ से बढ़ रहे हैं और अब वो सेंट्रल यूक्रेन में पहुंच गए नीचे से, और ऊपर से भी कीव की तरफ आ रहे हैं। अब आप दूसरा मैप देखिए, इसमें ये जो आपको कलरफुल एरियाज नजर आ रहे हैं, पहला बुनियादी मैप यही है कि अब आप देखिए कि वो जो दनाइपा रिवर है कीव के साथ साथ ये सारा रशिया जो है वो अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। ये सारा इलाका, ये जो कलरफुल आपको नजर आ रहा है, ये वाला सारा यूक्रेन जिसमें कीव भी शामिल है, इसको वो लेने जा रहे हैं। और ये जो ब्लू आपको लाइन नजर आ रही है, अभी तक उनकी फोर्सेस यहां तक पहुंची हैं। और नीचे जो ब्लैक सी है, इससे इस पर जो यूक्रेन की एक्सेस है वो खत्म होने वाली है। ये यहां पर भी रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, और इसके बाद यूक्रेन जो है वो उसकी सी के साथ एक्सेस खत्म हो जाएगी, ओशन के साथ खत्म, लैंड लॉक कंट्री वो बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ओशन के साथ उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी और वो बड़ा
जरखेज इलाका और मिनरल से भरपूर वो रशिया लेने जा रहा है और वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी तक वो ब्लू लाइन तक पहुंचा है ऊपर वाले हिस्से से, और नीचे जो ब्लैक सी की एक्सेस है उसमें भी जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है यहां तक अभी फोर्सेस पहुंची है, लेकिन वो ओडेसा की तरफ जो रोमानिया के बॉर्डर्स हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो गई है नेटो के लिए। ज़ेलेंस्की का बयान जारी हुआ कि सिचुएशन तमाम फ्रंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अब हमारा मुस्तकबिल जो है वो उन तमाम यूनिट्स के ऊपर, उन तमाम फोर्सेस के ऊपर है जो इन फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही हैं। ये तमाम जो मैंने आपको मैप दिखाया ये काफी सारे फ्रंट्स हैं और ज़ेलेंस्की ने कहा कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है और ये एक स्ट्रेटजिक डिफीट, बहुत बड़ी डिफीट नेटो को, सबसे ये बड़ी डिफीट होगी नेटो के बनने के बाद, आलमी जंग के बाद ये सबसे बड़ी डिफीट होगी। और बात यह है कि नेटो क्या करेगा, वो लॉन्ग रेंज देने जा रहे हैं, लॉन्ग रेंज भी रशिया को नहीं रोक सकते, वो रशिया के अंदर कोई और अटैक करेंगे वो भी रशिया को नहीं रोक सकते, वो जमीनी फौज उनकी आगे बढ़ती चली जाएगी। वो लॉन्ग रेंज देंगे या डीप इनसाइड रशिया के अटैक करेंगे तो रशिया नेटो को हिट कर सकता है या नेटो को किसी और अंदाज में जवाब दे सकता है, लेकिन जमीनी वो अपनी पेशकदमी नहीं रोकेगा। और उसको रोकने के लिए तो जमीनी फौज चाहिए, तो जमीनी फौज यूक्रेन के पास तो नहीं है, वो तो कोलैप्स कर रही है, रिट्रीट कर रही है और मिलियंस अब उनके लोग जो है वो रेफ्यूजीज बन चुके हैं। फिर कौन सी जमीनी फौज वहां पर जाएगी, नेटो की जाएगी, होशो हवास में तो नहीं जा सकता, कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। और ये बड़े अफसोस की बात है। अब देखिए ना कि जर्मनी सबसे ज्यादा इसमें ड्रैग होता चला जा रहा है, बर्तानिया होता चला जा रहा है, फ्रांस होता चला जा रहा है, दीगर यूरोपियन कंट्रीज इसमें ड्रैग होते चले जा रहे हैं। यही वो मुल्क हैं जिन्होंने आलमी जंगें 2 लड़ी हैं। जर्मनी ने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं, दोनों में हारा है, फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ खींचा चला जा रहा है। बड़ी ये अफसोसनाक सूरत हाल है यूरोप के लिए और इसने बिला वजह एक अननेसेसरी और डिजास्टर हुआ यूरोप का। ये जंग ना यूरोप की थी ना उसको सूट करती थी और ड्रेन हो गया यूरोप और अमेरिका पतली गली से निकल लिया और सारा मलबा डाल दिया इनके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर और बड़ी कंप्लेक्स सूरत हाल। यानी जंगें होती है, अफगानिस्तान की जंग है, अच्छा वियतनाम की जंग है, ठीक है, खत्म हो गई, जो भी होता है कभी हार गए निकल गए, ये वो नहीं है। रशिया है वो हार नहीं मान सकता क्योंकि ये उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। उसने 40 साल बाद एक बैकग्राउंड की वजह से जंग छेड़ी है कि नेटो को एक्सपैंड ना करो, तो या तो नेटो शिकस्त तस्लीम करेगा, रशिया शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता है, ये उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो नेटो भी उसमें जो डीप स्टेट्स बैठी हुई हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी नहीं कबूल करने वाला, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जंग अभी तक रुक नहीं रही है और इसमें रुकने के फिलहाल कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे और अब रशिया और बर्तानिया का फड्डा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए जंगें वहां से शुरू हो रही हैं लेकिन ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगी। पहली दोनों आलमी जंगें भी शुरू वहां से हुई हैं, फिर वो सल्तनत उस्मानिया को ले गई पहली आलमी जंग, दूसरे में वो जापान को ले गई और न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप में हो रही है, तो यूरोप में हो रही है तो घसीटी पूरी दुनिया जाएगी, इसमें पूरी दुनिया ड्रैग होगी। तो ये बड़ी दुनिया के लिए अफसोसनाक सूरत हाल, खुद यूरोप के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। 2 आलमी जंगें लड़ने वाला यूरोप और वो जर्मनी जो 2 आलमी जंगें हारा है वो एक और आलमी जंग की तरफ ड्रैग होता चला जा रहा है और वो सबसे ज्यादा तो जर्मनी कह रहा है कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, एस्केलेट करेंगे। तो ये वहां पर सूरत हाल हो रही है और अमेरिका जो पतली गली से निकल गया है वहां पर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर एक जंग छिड़ गई है और शायद एक टाइम आता है हर बड़े एम्पायर के अंदर और वो अंदरूनी जंग छिड़ती है और इस वक्त वो छिड़ गई है जिसमें नेशनलिस्ट उभर कर आए हैं ट्रंप की सूरत के अंदर, यानी फार राइट नेशनलिस्ट, जिसमें यानी वो एक सफेद फार्म और कौमियत परस्ती और वो सारा पहलू उसके अंदर है और वो कह रहे हैं कि हम किसी बाहर वाले को कबूल नहीं करते। हालांकि अमेरिकन जो सोसाइटी है वो टोटली किसी और वैल्यूज के ऊपर खड़ी है, वो एक ओपन सोसाइटी है। भाई अमेरिका क्या है, अमेरिका तो बाहर से आए लोगों ने बनाया है, जो नेटिव्स थे वो तो आज नहीं है वहां पर, ये सारे वही हैं। अभी देखें क्या हुआ, जर्मन चांसलर गए और उन्होंने ट्रंप साहब के सामने, ट्रंप के जो दादा हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो पेश किया ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब की जो फैमिली है वो जर्मनी से यहां अमेरिका आई। तो ट्रंप साहब खुद एक इमिग्रेंट्स है, तो अमेरिका है क्या, तो अमेरिका ठीक है ना, बाहर से आए लोगों ने बनाया और वो एक ओपन सोसाइटी कि भाई दुनिया भर से लोग वहां पर जाते हैं, उन्हीं ने बड़ी बड़ी कंपनीज कायम की हैं टेक्नोलॉजी में आगे पीछे, ठीक है, ये सारी आप जानते हैं चीज। तो अमेरिकन सोसाइटी इसके ऊपर खड़ी है। अब एक नेशनलिस्ट उठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये सारे कबूल नहीं है और ये यहां से निकलें। ये कोई आसान काम तो नहीं होने वाला है, ये भरपूर जंग है जो अंदरूनी तौर पर छिड़ चुकी है, तबले जंग बच चुका है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा इस वक्त हम लॉस एंजलिस में देख रहे हैं और वहां पर सारी दुनिया की नजरें हैं। फौज डिप्लॉय हो गई है, गवर्नर और ट्रंप का फड्डा चल रहा है और आगे क्या होता है दुनिया देख रही है, क्योंकि अगर वहां पर फौज कार्रवाई करती है तो ये तो मामला और खराब होगा। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्रंप इज कॉलिंग अप नेशनल गार्ड ट्रूप्स अंडर अ रेयरली यूज्ड लॉ। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह का कोई इकदाम उठाया जाए, रेयरली यूज्ड लॉ, इसके तहत उसने बुला लिया और बाईपास करके ट्रूप्स अराइव इन क्वाइट लॉस एंजलिस आफ्टर ट्रंप सेंड्स नेशनल गार्ड टू कर्ब इमिग्रेशन रेड प्रोटेस्ट। नॉर्थ कमांड, यूएस नॉर्थ कमांड, कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड कम्बैट टीम मेंबर्स हैव बिगन डिप्लॉइंग टू लॉस एंजलिस एरिया। पहला दस्ता जो है वो डिप्लॉय होना शुरू हो गया है, 300 के करीब नेशनल गार्ड डिप्लॉय हो गए हैं, 2000 डिप्लॉय होने हैं, इससे भी ज्यादा तादाद हो सकती है लेकिन ये ह्यूज नंबर्स है। ट्रंप सेंड्स 2000 नेशनल गार्ड टू लॉस एंजलिस टू क्रिएट अ क्राइसिस। कैलिफोर्निया के गवर्नर कह रहे हैं ये मसला हल करने के लिए ट्रंप, ये मसला हल नहीं होगा, ये तो नया क्राइसिस जन्म देने जा रहा है, कैलिफोर्निया के गवर्नर कह रहे हैं। ट्रंप सीक्स क्योर्स टू जस्टिफाई रेप्रेशन एंड कंट्रोल एंड वी कॉल ऑन प्रोटेस्टर्स टू रिमेन काम एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग वायलेंस। देखिए ये ना बड़े मजबूत मुल्क है, बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी,
बड़ी ये मजबूत तरीन मुल्क है, इसमें प्रोटेस्ट होते रहते हैं, क्लैशेस होते रहते हैं। और अभी देखिए ब्रिटानिया में कितने बड़े क्लैशेस हुए। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पेरिस में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। कोई एक लीग का फाइनल हो रहा था, तो उसमें हामियों की आपस में लड़ाई होगी और पूरे पेरिस के अंदर वो लड़ाई फैल गई और वायलेंस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो ये बड़े मजबूत मुल्क है, ये ऐसी चीजों से निपटना जानते हैं। लेकिन उन क्लैशेस में, उन प्रोटेस्ट के अंदर और इस लड़ाई के अंदर बुनियादी फर्क क्या है? इसमें एक ऐसी गवर्नमेंट ताकत के अंदर आ गई है जो नेशनलिस्ट है और इमिग्रेंट्स को निकालने का उसकी बुनियादी पॉलिसी ही ये है। अभी ब्रिटानिया में जो हुए थे कुछ महीने पहले, जो वाकयात हुए बहुत सारे, उसमें ये वाला फैक्टर नहीं था। पेरिस में हुए उसमें ये वाला फैक्टर नहीं था, और बहुत सारे होते रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक नेशनल गवर्नमेंट है और वो पूरी जंग लॉन्च कर चुकी है कि इमिग्रेंट्स को हमने निकालना है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक जंग है जो पूरी लॉन्च हो चुकी है अंदरूनी तौर पर। इसलिए इसका फर्क और बाकियों का फर्क बहुत मुख्तलिफ है, वरना ये इतने ताकतवर मुल्क हैं कि इनको ऐसे लड़ाई झगड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये अंदरूनी मुजाहरे ये वो होते रहते, ठीक है ना। ताकतवर हुकूमतें हैं, ताकतवर इनके सिस्टम्स हैं, लेकिन यहां पर जंग छिड़ गई है। देखिए इंस्टीट्यूशंस आमने सामने आ गए, गवर्नर सदर के ऊपर हमलावर है, सदर गवर्नर के ऊपर है, एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है। एक्टिविस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ नेशनल गार्ड प्लान्स टू प्रोटेस्ट अगेन टुडे। वो कह रहे हैं हम तो करेंगे, हम तो मुजाहरे करेंगे, ठीक है, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। और मागा वाले कह रहे हैं कि अब कंट्री को बचाना है और जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है। और ट्रंप साहब ने बड़ा अच्छा किया फौज बुलाकर, एक वहां से इस तरह का शाबाशी भी दी जा रही है। और इधर डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि आप तो मसाइल को हवा दे रहे हैं, आप तो नए क्राइसिस और क्योस पैदा कर रहे हैं। और इलोन मस्क के साथ फटा भी जा रही है, और ट्रंप ने कहा कि हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी इलोन मस्क को अगर उसने डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया। तो दुनिया की जंगें ट्रंप के हाथ से बेकाबू हो चुकी हैं। पैसिफिक की क्या पॉलिसी है कोई पता नहीं। मिडिल ईस्ट में उनकी अलेक्जेंडर को रिहा करवा के गया है स्टीव विटकॉफ, गारंटी लेकर गया कि मैं सीजफायर करवाऊंगा। हमास ने बिलीव किया, ठीक है, मीडिएटर्स ने गारंटी दी थी। तो वो मिडिल ईस्ट कहां है और गल्फ पॉलिसी किधर गई और इन्वेस्टमेंट्स किधर गई और यूक्रेन की जंग वो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ट्रंप साहब एक अंदरूनी महाज भी खोल बैठे हैं। और यूरोप वो आप देख लें कि वो अपनी पॉलिसी बना रहा है, कनाडा से बात कर रहा है, ग्रीनलैंड में जा रहा है, जापान से बात कर रहा है। तो दुनिया अमेरिकी एम्पायर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये बात यानी मुकम्मल उनके हाथ में इस वक्त हमें नजर चीजें नहीं आ रही, उनके अंदर बहुत बड़ा क्योस है वो हमें खुद नजर आ रहा है। तो दुनिया को वो क्या संभालेंगे? तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है। दुनिया बड़े डेंजरस फेज के अंदर जा चुके हैं। कोई भी मुल्क के अंदर अगर क्योस क्राइसिस होता है तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना कोई हम यूक्रेन जंग को सपोर्ट करते हैं, वहां पर भी हम सीज फायर डिमांड करते हैं। इन मुल्कों के अंदर भी स्टेबिलिटी की हम उम्मीद रखते हैं और गजा के अंदर सबसे पहले सीज फायर करवाना ये इन तमाम गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है।